हेलो डॉक्टर। दौड़ती भागती जिंदगी में रखिए अपनी सेहत का ख्याल। बीमारियों की असल जड़ से उनके उपचार तक जानिए विशेषज्ञों की राय के साथ अपनी बीमारियों का सही उपचार। हेलो डॉक्टर। नमस्कार। हेलो डॉक्टर लाइव कार्यक्रम की इस कड़ी में आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम चर्चा करेंगे पॉइजनिंग एवं ड्रग अब्यूज के बारे में, और इसी विषय पर चर्चा और उसके समाधान को लेकर आज हमारे बीच सादर आमंत्रित हुए हैं इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान विद्यालय एवं चिकित्सालय के विधि चिकित्सा विभाग में बतौर आचार्य पद पर कार्यरत डॉक्टर पीयूष कपिला जी। डॉक्टर कपिला जी, बहुत ही सालों से हमें इंतज़ार था कि हम आपका एक कार्यक्रम है, और आज का जो कार्यक्रम, इतना महत्वपूर्ण कार्यक्रम, आज जो हमें सौभाग्य मिला है आपके साथ रूबरू होने का। पॉइजनिंग और नशा, ड्रग अब्यूज़, ये दोनों समाज में, हॉस्पिटल्स में आए दिन जब भी कोई मरीज़ आता है तो बहुत दुख की बात सुनते हैं, बहुत दुख होता है। कई बार अभिभावकों के साथ साथ जो उनको ट्रीट कर रहा है या किसी कॉम्प्लिकेशन से अपनी जान गंवा देते हैं। तो सच में एक ही बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और एक चिंता का विषय बनता है। आज आपसे ये जानना हम चाहेंगे, क्योंकि आपको लगभग 26 सालों का जो अनुभव है बतौर फॉरेंसिक एक्सपर्ट, एक बहुत ही आपका नाम है, आपकी जो कार्यप्रणाली और कार्यकुशलता है वो सच में बहुत सराहनीय है। तो आज आपके अनुभव से हम ये जानना चाहेंगे कि लोग, समाज, NGOs एंड गवर्नमेंट्स इतना फोकस्ड है आज की डेट में नशा मुक्ति, कई केंद्र बने हुए हैं। आज बारीकियां आपसे समझेंगे कि आखिर ये जो नशा है ये क्यों किया जाता है। ज़रूर, हम कोशिश करेंगे सर। जो ये पॉइजनिंग है, पहले तो ये 3 तरह से हो सकती है। या तो कोई खुद खाएगा, या तो किसी और ने दे दिया उसको, या एक्सीडेंटली कैसे खा लिया। जैसे बच्चे हैं, उन्होंने कुछ उठा लिया और मुंह में डाल लिया, या कोई एक बॉटल पड़ी है उसमें दवाई की जगह पे कोई पॉइजनस सब्सटेंस पड़ा हुआ है वो खा लिया। तो ये 3 तरह से हो सकती है। तो एक तो है कि जो एक्सीडेंटल हो गया, एक है जो आदमी ने आत्महत्या करने के लिए किया, और एक है दूसरे आदमी की हत्या करने के लिए किया। तो इन दोनों में, इन तीनों में पहले डिफरेंस है। हमारा जो यहाँ पे पिछले 26 साल का जो पैटर्न है, उसमें सबसे ज़्यादा जो पॉइजनिंग है वो आत्महत्या के रूप में है। उसके बाद दूसरे नंबर पर जो गलती से एक्सीडेंटल हो गया उसकी वजह से है, और तीसरी जो है वो हत्या के रूप में है जी। तो ये जो सबसे ज़्यादा, इसमें ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी डिफरेंट है जी। हमारा जो अपर शिमला एरिया है, इसमें क्योंकि बागवानी ज़्यादा है और ऑर्चर्ड्स हैं, तो वहाँ पर इन पे हम लोग जो ये कीटनाशक जो हम स्प्रे करते हैं, उनकी अवेलेबिलिटी भी ज़्यादा है, और उनको करते हुए भी कई बारी पॉइजनिंग हो जाती है। तो इनकी अवेलेबिलिटी होने की वजह से हमारे यहाँ पे, हमारे संस्थान में जो सबसे ज़्यादा केसेस पॉइजनिंग के आते हैं वो कीटनाशक की वजह से हैं जी। जो कीटनाशक हैं इसमें भी 2-3 तरह के हैं। एक को तो ऑर्गेनोफॉस्फेट्स बोलते हैं, और ऑर्गेनोफॉस्फेट्स में भी उसमें आगे डाइवर्शंस हैं। उसमें एक कार्बामेट्स होते हैं, एक ऑर्गेनोफॉस्फेट्स होते हैं, और ये कैरोसिन बेस्ड होते हैं। और कैरोसिन बेस्ड से स्मेल तो काफ़ी आती है इनमें से, और इनसे बचना, अगर टाइम से, अगर समय पर, अगर अस्पताल में अगर एक्सपर्ट ट्रीटमेंट ना मिले, एक विशेषज्ञ की ट्रीटमेंट ना मिले, तो इससे बचना बहुत मुश्किल है। आपने बहुत खूब बताया कि 3 तरह की आपने बताई कि पॉइजनिंग जो है वो आप खुद को मारने के लिए, दूसरे को मारने के लिए, और एक एक्सीडेंटल जी। पॉइजनिंग जब आदमी करता है तो खुद को मारने के लिए बहुत ही ज़्यादा प्लान्ड और काफ़ी अरसे से उसकी प्लानिंग जो होती है, उसके कुछ वातावरण, जो सामाजिक वातावरण है, पारिवारिक वातावरण है, या शारीरिक वातावरण है, किसी कारण से उसको हम भांप नहीं पाते जी। क्योंकि ये भी देखा गया है कि जब आदमी अपने आप को कुछ कमिट करता है और इस तरह के जो
आप पॉइजनिंग जिसको बोलते हैं या सुसाइड के रूप में कर रहा है, तो उसकी जो मानसिक समस्या है, मानसिक विकृति है, वहाँ कुछ ना कुछ उसको डिप्रेशन जिसको अवसाद कहते हैं हम, तो हमारे परिवार वाले भी और हमारे समाज वाले भी वो भांप नहीं पाते। अगर ग्रास रूट लेवल की बात करें, पॉइजनिंग करना देखा जाए तो बहुत आसान भी और बहुत मुश्किल भी कार्य है, क्योंकि आपके डिपार्टमेंट में जब भी विधि चिकित्सा डिपार्टमेंट में, फोरेंसिक मेडिसिन डिपार्टमेंट में किसी भी मृतक शरीर को लाया जाता है तो उसके साथ कितने ज़्यादा भावुकता के वो पल और क्षण होते हैं, और जब फिर आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बताया जाता है कि ये जहर से, ये मौत से सुसाइडल था या होमिसाइडल, जो आप बोल रहे हैं कि दूसरे की हत्या करने के लिए। तो इसी बात पे आपसे एक प्रश्न यहाँ बड़ा ज़रूरी महत्वपूर्ण बनता है कि क्यों ना, अगर कोई लगता है पॉइजनिंग किया किसी ने, अगर अपने आप को ही आत्महत्या का विचार बना दिया, तो क्या उससे पहले उसके परिवार और समाज का भी वहाँ रोल शुरू होता है या नहीं होता? बिल्कुल होता है। ये जो आपने डिप्रेशन बोला और ये जो अवसाद है, इससे लड़ने का हर एक आदमी का अपना अपना एक तरीका है। कोई आदमी उसको बहुत अच्छे से उस डिप्रेशन को डील कर लेता है, कोई आदमी नहीं कर पाता है। किसी को शायद 1 महीना लगे, किसी को 2 महीने लगे, किसी को साल भर भी लग जाता है जी। अब मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। एक आप ये ग्लास है, कप है, अगर हम इसको 15 मिनट तक पकड़ के रखेंगे तो इसका भार 100-200 ग्राम जितना भी है वही होगा। अगर आप मुझे इसको बोलेंगे कि इसको 1 घंटे तक पकड़ के रखो, तो यही 400 ग्राम 500 ग्राम का ग्लास जो है वो आपको 1 किलो का लगना शुरू हो जाएगा। और अगर मैं इसको, आप बोलेंगे कि इसको 24 घंटे तक पकड़ के रखो, तो ये मेरे हाथ को पैरालाइज कर देगा। तो डिप्रेशन का भी बड़ा सिंपल है। किसी को कोई भी फेलियर होता है, किसी को कोई भी दुख है, कोई अप्रिय घटना हो जाती है, तो उसमें किसी आदमी का उदास होना एक नेचुरल प्रक्रिया है, एक नॉर्मल प्रक्रिया है। बट उसको कितनी देर तक आपको पकड़ के रखना है, वो एक उससे लड़ने की जो क्षमता है, तो ये एक बीमारी है। बीमारी को बीमारी की तरह ही लेना चाहिए और उसके इलाज के लिए जितना संभव हो सके उतना जल्दी करना चाहिए। और इसमें बहुत सारी, हमारे यहाँ पे सबसे बड़ा टैबू क्या है कि ये जो हमारा मनोवैज्ञानिक विभाग है, साइकेट्री विभाग है, यहाँ पर जाने से लोग कतराते हैं कि स्टिग्मा है कि इसको डिप्रेशन है, ये पागल है। मतलब डिप्रेशन और पागल में डिफरेंस है, और वो लोग उसको अप्रिशिएट नहीं कर पाते हैं। और अगर वो उसको अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे, वहाँ पर उनकी ये एक बीमारी है, अगर इसको बीमारी की तरह हम इसका इलाज करेंगे तो इससे बाहर निकलना बहुत आसान है। ज़रूरी नहीं है कि हमें इसके लिए दवाई ही खानी पड़े। सिर्फ अच्छे काउंसलर जो होते हैं वो अच्छी काउंसलिंग करके भी इस बीमारी से बाहर निकला जा सकता है। तो ये इनके बेसिक मूल कारण हैं। बाकी डिप्रेशन जो है वो किसी भी फेलियर किस आदमी की ज़िंदगी में नहीं होते हैं, सब आदमियों की ज़िंदगी में फेलियर है। अब सब लोग तो सुसाइड नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब कोई आदमी उसको अच्छे तरीके से उसको डील कर रहा है, डिप्रेशन को, कोई आदमी नहीं कर पा रहा है। जो आदमी नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए अस्पताल हैं, उनके लिए मनोवैज्ञानिक विभाग है, तो वो वहाँ पर जाकर अपनी तो इसमें सीधा सीधा आपका उदाहरण है कि अपनी अपनी जो कैपेसिटी, अपनी अपनी जो मानसिक विकृतियां हैं, और ख़ास तौर पे कई लोग बहुत ही भावुक होते हैं, जिन्हें बोलते हैं कि एकदम ही छोटी सी बात पे भी वो कोई अटेम्प्ट कर लेते हैं। इस तरह का व्यक्ति विशेष अगर किसी के भी घर में, अगर किसी अभिभावकों को ऐसे लगता है कि आपके आस पड़ोस में या वो है, तो उसका जल्द से जल्द डॉक्टरी परामर्श लेने से मुझे नहीं लगता कि कोई नुकसान है। चूंकि आप बोल रहे हैं ना कि एक टैबू है, ये बहुत ही सबसे पहले उसके घर का अपना एनवायरनमेंट जो है, हम क्या देखते हैं कि बहुत सारी जगह पर जो यंग बच्चे, आप देखेंगे 10वीं का रिजल्ट निकलेगा और 5-6 सुसाइड हो जाएंगे जी, 12वीं का रिजल्ट निकलेगा और 5-6 सुसाइड हो जाएंगे, वो किसी भी तरह से हों। तो अगर उनको अगर एक फेलियर जो है, फेलियर को फेलियर की तरह ही लेना चाहिए। सब लोग डॉक्टर तो नहीं बन पा रहे हैं, सब लोग इंजीनियर भी नहीं बन पा रहे हैं, सब लोग IAS भी नहीं बन पा रहे हैं, सब लोग नासा भी नहीं जा पा रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि सब लोगों को वहीं पे पहुंचना चाहिए। अपना अपना एक आदमी का एक तरीका है, अपना अपना उसका कैपेसिटी है, कितना पढ़ सकता है, कितना लायक हो सकता है कि जो एक डॉक्टरी में फिट नहीं हो रहा है वो बहुत अच्छा वक्ता हो जी, जो एक बहुत अच्छा वक्ता नहीं बन सकता है वो बहुत अच्छा पेंटर हो जी। तो सबका एक अपना अपना एक हुनर है, उसको उस हुनर की तरफ को जाना चाहिए, ना कि जो एक नॉर्मल तरीके हैं कि सबको 10वीं के बाद डॉक्टरी ही करनी है, सबको 10वीं के बाद इंजीनियरिंग ही करनी है, या आर्किटेक्ट ही करना है, या वकील ही बनना है।
तो ये घर में एक सबको काउंसलिंग भी, घर वाले जो पेरेंट्स हैं उनको भी एक काउंसलिंग करनी चाहिए कि वो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट ना करें अपने बच्चों से, और अगर वो एक्सपेक्टेशन पे नहीं उतर पा रहे हैं तो उसके लिए वो बहुत ज़्यादा डांटें भी ना। जी, कैरियर काउंसलर्स हैं आजकल, बिल्कुल। सबसे ज़्यादा तो जो पेरेंट्स हैं उनको समझना ज़रूरी है। चलिए इसी बारे में आपसे आंकड़े का पता करते हैं। आप पॉइजनिंग के केसेस देखते हैं हाल ही में, पिछले अगर 1 साल का आपसे अगर पॉइजनिंग की बात करें तो आपके डिपार्टमेंट में कितने लोग हैं जो कि ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग से अपनी जान गंवाए बैठे हैं, साथ ही में और उसमें आयु का और जो सेक्स है उसमें किस तरह का ट्रेंड रहा है? तकरीबन हमारे विभाग में जितने भी जो मृतक आते हैं उनमें से 20 से 25% लोग जो हैं वो पॉइजनिंग के होते हैं जी। 100 में से 20, और हमारे तकरीबन 500 के करीब केसेस होते हैं एक साल में। तो आप सोच सकते हैं कि वो तकरीबन 100 से लेके 150 केसेस जो हैं वो सिर्फ पॉइजनिंग के हैं। और हमारे यहाँ पे जो मेन केसेस आते हैं वो सारे के सारे जो कीटनाशक हैं उसी की वजह से आते हैं। अगर आपने बोला कि इनका डिस्ट्रीब्यूशन मेल और फीमेल रेशो का जो है, मेल और फीमेल जो हैं, जो आदमी हैं और आदमियों की जो है वो ज़्यादा होती है पॉइजनिंग से डेथ एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स। और जहाँ तक आप एज का लेंगे, इसमें जो ऑर्गेनोफॉस्फेट्स है इसमें एक्चुअली बहुत ज़्यादा कोई एज का डिस्ट्रीब्यूशन है नहीं है। 10 साल से लेके 70 साल 80 साल तक भी हैं, बट बहुत ज़्यादा जो लोग करते हैं वो एक्चुअली उस एज में है जहाँ पर उनको नौकरी का या व्यवसाय का उसमें जहाँ पर फेलियर हो रहा है। तो ये 20-25 साल से लेके 40 साल तक वाले जो हैं ये लोग ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व होते हैं। आपने बताया कि ऊपरली जो हमारे पर्वतीय क्षेत्र या ऊपरली जो बेल्ट है हमारी, जो सेब वाली बेल्ट है या जहाँ पे और उत्पाद किया जाता है, जहाँ इनका प्रयोग ज़्यादा किया जाता है, आपने कहा कि पॉइजनिंग जो है वो सुसाइडल जो ऑर्गेनोफॉस्फोरस। दूसरा एक और भी बहुत पेंट जिसको बड़ा कैजुअल हमारे जो बागवान किसान लेते हैं, एक्सीडेंटल पॉइजनिंग। तो एक्सीडेंटल पॉइजनिंग के बारे में भी आपसे हम ये जानना चाहें। आपने हमारे जितने भी दर्शक हैं, ख़ास तौर पे जो बागवान दर्शक हैं, ये क्योंकि इसकी अवेलेबिलिटी इतनी इजीली है, आप कोई भी कीटनाशक कहीं से भी ले सकते हैं। इसमें एक तो बड़ी पहली बात जो है, पहले हमें ये देखना होगा कि ये जो विषाक्तता है ये हो कैसे सकती है। तो इसके 2-3 रूट्स हैं जो मेजर हैं। नंबर 1 कि क्या ये इंटैक्ट स्किन पे, जो जहाँ पर कोई ज़ख्म नहीं है, अगर उस स्किन पे लग जाए तो क्या इससे विषाक्तता हो सकती है कि नहीं हो सकती है? वो हो सकती है, चमड़ी के थ्रू भी, मतलब एब्जॉर्ब चमड़ी के थ्रू। नंबर दूसरा कि सूंघने से हो सकती है कि नहीं हो सकती है? सूंघने से भी हो सकती है। और उसको इंजेस्ट करने से, खा लेने से तो विषाक्तता बहुत ज़्यादा ही होगी। तो मतलब ये भी 2 कॉज आपने बहुत महत्वपूर्ण बताया, क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि जब भी कोई स्प्रे है या कोई इस तरह की कीटनाशक है, फंगीसाइड है या इंसेक्टिसाइड जो भी आप करते हैं, पेस्टिसाइड, तो उसको हम बहुत ही लाइटली लेते हैं। बिल्कुल। उसको हम रखने का तरीका, कई बार बच्चे कई बार एक्सीडेंटल का शिकार हो जाते हैं, और कई बार धोखा ऐसा भी हो जाता है, कई लोग आते हैं हॉस्पिटल की धोखे से खा लिया एक्सीडेंटल। बहुत सारे होते हैं कि किसी और दवाई की बोतल में उसको रख दिया और उसको खा लिया। अब वो कितना सच है कितना झूठ है उसके बारे में नहीं जाएंगे हम लोग, बट जहाँ तक बात है कि मैं बहुत सारे लोगों की जो प्रिकॉशंस लेना है, जो आपको सावधानियाँ बरतनी हैं, वो बहुत ज़रूरी हैं। नंबर 1 कि बिना ग्लव्स के इन जितने भी ये स्प्रे हैं इनको हैंडल नहीं करना चाहिए, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, बिना मास्क के स्प्रे करना जानलेवा होगा, 100% होगा जी। ये क्या बालों के जरिए भी अब्सॉर्ब हो सकता है? बालों के जरिए भी अब्सॉर्ब हो जाएगा, नॉर्मल स्किन के जरिए हो जाएगा। नॉर्मल तो आप मतलब इसकी किट जो बोलते हैं, किट बिल्कुल एक तरह की पीपी किट है, बिल्कुल। तो ये एक्सपोजर, ठीक है, हाँ, बहुत ज़्यादा। एक तो शरीर के ऊपर लगना नहीं चाहिए, ये बहुत कॉन्सेंट्रेटेड होता है, उसको वो बहुत डाइल्यूट करते हैं। अगर कॉन्सेंट्रेटेड स्किन के ऊपर होगा तो वहाँ पे जलन तो होगी, बट साथ में वहाँ से एब्जॉर्ब भी हो जाएगा। दूसरा, इनहेलेशन जो है वो डायरेक्टली लंग्स में जाके डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो रहा है। तो आपके स्किन से भी हो रहा है और आपके लंग्स से भी हो रहा है। तो एक्यूमुलेटिव डोजेस। डॉक्टर पीयूष जी, ये भी देखा गया है कि कई लोग जब हॉस्पिटल में आते हैं तो इस तरह की हिस्ट्री भी देते हैं कि हमने स्प्रे किया था, जी।
तो स्प्रे करने के बाद ये सारी जो आप सावधानियां बता रहे हैं नहीं की, और किसी कारणवश उसके बाद आपने कपड़े चेंज नहीं की, और साथ में जैसे कोई स्नान या बात करना उसके बाद वो भी नहीं ले, तो आपको सारी प्रिकॉशन के बावजूद भी आपको बात करना जरूरी है। आपको नहाना जरूरी है, और आपको बड़े अच्छे तरह से 45 सेकंड रूल बोलते हैं वो, उसके लिए हाथ धोने के लिए, जो कि बहुत कम लोग यूज़ करते हैं। अब कुछ जो आईईसी एक्टिविटीज़ हमारे प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन वाले करते हैं, वो बताते हैं कि आपको हाथ कैसे धोने, कितनी देर तक धोने, साबुन कितनी देर तक उसको अगर हाथ में लगा रहेगा तो कितने कीटाणुओं को जो है वो मार सकता है, कितनी जो विष वाले चीज़ें हैं उनको हटा सकता है। तो वो बहुत कर रहे हैं। तो चलिए, एक तो पॉइजनिंग आपने बताया सुसाइडल, एक एक्सीडेंटल पॉइजनिंग आपने बताया कि ये थोड़े थोड़े एक्यूमुलेटिव, क्या लंबे अरसे तक इसके क्रॉनिक दुष्परिणाम भी देखे गए? बहुत सारी चीज़ों के लंबे अरसे तक हो सकते हैं। इसमें जितने भी इसके परिणाम हैं, दुष्परिणाम हैं, वो रोज़ एक आदमी अगर ऑर्गेनोफॉस्फेट जो है वो करता रह रहा है और 3 महीने तक करता रहेगा, तो धीरे धीरे उसमें एक्यूमुलेटिव होके उसके क्रॉनिक पॉइजनिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। जी, चलिए हम एक जो कीटनाशक के बारे में, जिसमें इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड हैं, फंगीसाइड या और भी कई तरह की जो भी स्प्रेज की जाती हैं, या जिस तरह से जो भी ये हमारे बागवान किसान यूज़ करते हैं, तो उनके लिए भी एक सीधा सीधा संदेश है कि इसको बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना, क्योंकि सिंथेटिक है ये आपने देखे होंगे किस तरह से कैसे जान लेता है व्यक्ति की भी, और पेस्टिसाइड है, मतलब पेस्ट को भी मार रहा है, इंसेक्ट्स को भी मार रहा है, तो आदमी को भी मारने में इसका बहुत बड़ा योगदान रह रहा है। और इसको जो लेने का तरीका आपने खुद बता दिया कि ज़्यादा लोग सुसाइडल, और सुसाइडल का भी आपने बता दिया अंडरलाइनिंग, अगर कोई अवसाद का शिकार, डिप्रेशन है, तो इसमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल बन जाता है परिवार का और जिम्मेवारी का, ये बहुत इंपॉर्टेंट। दूसरी पॉइजनिंग आपको क्या लगता है, हमारे जो निचले प्रदेश हैं, निचले हमारे क्षेत्र हैं, आपको क्या लगता है कि वहाँ पे किस तरह की पॉइजनिंग? जहाँ हमारी गेहूं और मक्की की बिजाई जहाँ पे ज़्यादा होती है, और ये मेन 2 कैश क्रॉप्स जो हैं, और या धान है, तो वहाँ पे इसमें डालने के लिए एल्युमिनियम फॉस्फाइड है, सल्फॉस बोलते हैं उसको, उसकी गोलियाँ डालते हैं। तो वो जो गोलियां हैं, अनाज वाली गोलियां जो है, उसको एक कपड़े में बांध के, सूती कपड़े में बांध के, और उसको बीच में डाल देते हैं ताकि उसमें कोई इंसेक्ट ना लगे, उसमें कोई कीड़ा ना लगे। अब वो उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि वो जब उसको मॉइस्चर मिलेगा कहीं से, तो उसमें से फॉस्फीन गैस निकलेगी। जैसे ही वो मॉइस्चर से एक्ट करेगा तो फॉस्फीन गैस निकलेगी। और इसकी एक बड़ी प्रॉब्लम है, जो हमारे कीटनाशक हैं उनका एक स्पेसिफिक एंटीडोट है आपके पास। उसका अगर उसको टाइम से, अगर समय रहते उसको अगर इलाज मिलेगा तो उसके बचने की फिर भी संभावना है। मैं माफ़ी चाहूँगा डॉक्टर पीयूष जी, आप इसी प्रश्न का जो आपने बताया कि इसका एंटीडोट है, पर हम वो लक्षण पूछना आपसे भूल गए। अगर ऑर्गेनोफॉस्फोरस, तो मोटे तौर पे परिवार में क्या, मतलब परिवार वालों को कैसे सजग रहना चाहिए कि अगर किसी को पॉइजनिंग के कोई लक्षण आ रहा है? एक्चुअली बहुत, अगर जो पहले वाले लक्षण हैं वो उनको समझ में नहीं आएंगे, बट जब अनकॉन्शियसनेस हो जाएगा तब तो उनको समझ में आ जाएगा। क्योंकि वो पहले वाले जो हैं, अगर कोई डॉक्टर होंगे वहाँ पर, वो उसको शायद अप्रिशिएट कर पाएंगे कि उसमें कौन से मस्करेनिक सिम्टम्स हैं या दूसरे वाले सिम्टम्स हैं। तो वो उसमें बहुत ज़्यादा लार निकलना, बहुत ज़्यादा आंखों से आंसू आना, नाक से पानी निकलना, और जो आपकी पुतलियां हैं वो बिल्कुल पिन पॉइंट हो जाती हैं, देखने में दिक्कत है, अनस्टडीनेस से। आपको क्या इसमें सांस लेने में दिक्कत भी आ सकती है? सांस लेने में दिक्कत बहुत लेटेस्ट स्टेज पे आएगी। तो मतलब आप ये, अगर कोई भी सिम्टम है तो नज़दीकी हॉस्पिटल में जाके, वहाँ भी डॉक्टर पीयूष एक ये भी चीज़ देखी गई कि हमारे जो प्राथमिक केंद्र हैं, उपचार केंद्र हैं, और या कई दूर दराज क्षेत्रों में कई बार इस तरह की एक्सीडेंटल पॉइजनिंग, या सच में ही सही मानने में अगर किसी तरह की भी पॉइजनिंग हो जाती, तो हम बोलते हैं कि उसको पॉइजन से दूर करना। तो एक तरह पे आप जो लिवाज की बात करते हैं, तो वो क्या तुरंत होना बड़ा लाजमी है? उसके बाद कई बार हम बिना लिवाज किए ही, या साधन नहीं है हमारे पास? 2-3 चीज़ें हैं। सबसे पहले तो उसको और ज़्यादा एक्सपोजर से बचाना है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड पॉइजनिंग है, कहीं पे आग लग गई है या कहीं पे ये हो गया, अगर स्प्रे कर रहा है आदमी, वो अनकॉन्शियस हो गया, तो सबसे पहले तो उस कंडीशन से उसको बाहर निकालना पड़ेगा, नंबर 1 बात। दूसरा है कि आप उसको हॉस्पिटल ले जाएंगे। अब हॉस्पिटल में 2 तरह से हो सकता है कि पहले तो आपने उसको ऑक्सीजन दिया, देखता है कि सांस चल रही है कि नहीं चल रही है, फ्लूइड्स लगा दिए, और तीसरा है कि उसके पेट में से जो अनएब्जॉर्ब्ड पॉइजन है उसको कैसे बाहर निकाला जाए। अब अगर ये तो हॉस्पिटल बहुत दूर है तो 2 तरह से हो सकता है। आप आदमी को बहुत सारा पानी पिलाओ, नमक वाला पानी, बहुत सारे ज़्यादा नमक वाला पानी पिलाएंगे तो उसको उल्टी होने के चांसेस हो जाते हैं। जी, तो एक तो वो है।
दूसरा है कि अगर आपके पास तब भी आपको लगता है कि आपको हॉस्पिटल 2-3 घंटे दूर है, तो उसको पेट से उल्टा करके और पेट में बहुत सारा पानी डाल के उसको उल्टी कराने की कोशिश की जा सकती है। तीसरा, अगर एक यूनिवर्सल एंटीडोट होता है, यूनिवर्सल एंटीडोट हम घर पे भी बना सकते हैं। घर पे आपके घर में जो भी रोटी पड़ी है, ब्रेड पड़ी है, उसको बिल्कुल जला दीजिए, उसका बिल्कुल कोयला बना दीजिए और कोयले को कूट के उसको खिला दीजिए, तो वो एक एड्जॉर्बेंट का काम करता है जी। आपके घर में जितने भी ये चूना लगा होता है जी, इसमें मैग्नीशियम होता है जी। आप 2 पार्ट आप उस कोयले के ले लीजिए, 1 पार्ट आप चूना खुर्च करके ले लीजिए, और तीसरा एक थोड़ा सा टैनिक एसिड, पत्ती सबके घर में होती है, चाय पत्ती, उस चाय पत्ती में उसको डाल दीजिए, उसका एक लिक्विड बना के उसको पिला दीजिए। ये एक यूनिवर्सल है, मतलब ये एब्जॉर्प्शन को जो है ये थोड़ा डिले कर देगा, एब्जॉर्ब करेगा और डिले करेगा। तो पर उससे पहले अगर उल्टी करा लेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उल्टी करवाने के बाद जब वो उसको आपको लगता है कि काफ़ी सारा बाहर निकल गया, उसके बाद इसको पेट में छोड़ दीजिए। आप ये बता रहे हैं कि जहाँ की असंभव है जाना, पहुँचना, जहाँ आप पहुँच सकते हैं वहाँ पर तो आप अस्पताल की ही। डॉक्टर पीयूष कपला जी, आपसे बात कर रहे थे एल्युमिनियम फॉस की, तो एल्युमिनियम फॉस से पहले एक और प्रश्न आपसे लेना चाहूँगा। पॉइजनिंग कार्बन मोनोऑक्साइड की भी बहुत होती है हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में, और आज तो अब सर्दियों का मौसम जैसे आगे आएगा तो लोग इस तरह से, तो क्या आप एक मोटे तौर पे मैसेज और लक्षण बताना चाहेंगे? कई बार भांप जाते हैं, सबसे पहले जो कार्बन मोनोऑक्साइड की जो प्रॉब्लम है वो धीरे सिर दर्द से शुरू होता है। हल्का हल्का जो गैस लगना बोलते हैं वो सिर दर्द से शुरू होता है। और इसमें प्रॉब्लम क्या है कि अगर ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो हल्की है, ये ऊपर रहेगी, नीचे नहीं रहेगी। तो अगर किसी को ये लगता है कि जैसे घर में आग लग गई और कार्बन मोनोऑक्साइड, उसको नीचे ज़मीन पे क्रॉल करके निकलना चाहिए, ऊपर नहीं उठना चाहिए। क्योंकि बहुत जगह पे, बहुत सीन ऑफ क्राइम पे हमने ये देखा है कि आदमी खिड़की के कोने तक पहुंचा है उसकी चिटकनी खोलने की, जैसे ही उसने चिटकनी खोलने की कोशिश की है वहीं पे डेथ हुई। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज्ड है। अब वो खड़ा हुआ तो ऊपर और ज़्यादा है उसकी कंसंट्रेशन, और 3-4 सांस में ही वो कंसंट्रेशन जो है वो उसको अनकॉन्शियस रेंडर कर देगी। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, और इसका सबसे इम्पॉर्टेंट इलाज यही है कि आप क्रॉल करिए नीचे, बिकॉज सबसे नीचे उसकी कंसंट्रेशन नहीं होगी। अगर कहीं पे एक जलते हुए घर में अगर थोड़ी बहुत ऑक्सीजन बची है तो वो ज़मीन पे बची। तो चलिए जल्दी में आपसे एक प्रश्न का उत्तर ले लेते हैं। जो एल्युमिनियम फॉस्फेट आपने एल्फॉस की जो बात कर रहे थे, उसके क्या क्या लक्षण है जैसे भाप से? क्योंकि इसको बोलते हैं मीठा जहर जी, इसमें बहुत सुस्त आदमी रहता है, नींद में रहता है। एल्युमिनियम फॉस्फाइड में जो फॉस्फीन गैस है उसका जब एक्शन शुरू होता है तो बहुत सारे सिस्टम्स पे होता है, बट अनकॉन्शियसनेस उसका पहला है। और अनफॉर्चुनेटली बड़े हमारे पास इसका कोई एंटीडोट भी नहीं है। आप इसको सपोर्टिव कर सकते हैं कि अगर उसको हार्ट में प्रॉब्लम हो रही है तो उसको हार्ट की दवाई दे देंगे, अगर सांस की हो रही है तो उसको ऑक्सीजन दे देंगे, अगर आपको लगता है कि किडनी फेलियर हो रहा है तो उसके लिए डायलिसिस कर सकते हैं, अगर फ्लूइड हो रहा है तो फ्लूइड दे सकते हैं। बाकी उसमें कोई स्पेसिफिक एंटीडोट है नहीं है। तो कोशिश यही करें कि बच्चों की रीच से दूर रहे। बिल्कुल। और कोई भी मानसिक विकलांगता से ग्रसित आपके घर में अगर कोई व्यक्ति है, बिल्कुल है, या कोई डिप्रेशन में है तो उसके पास होना ही नहीं चाहिए। इसको रखने का भी प्रॉपर तरीका है। कई लोग इसको ओपनली रख दिया जाते हैं घर में जी, तो इससे भी चांसेस जो है वो ज़्यादा बढ़ सकते हैं। और ये इजीली अवेलेबल नहीं होना चाहिए। कोई भी आदमी जाकर इसको खरीद लेता है तो एक रिस्ट्रिक्टेड एक एनवायरनमेंट होना चाहिए, किसके लिए है, कौन लेके जा रहा है, उसका पूरा आधार नंबर पता होना चाहिए, कौन क्या जहर लेके जा रहा है, तो ताकि कल को ये पता लगे कि कहाँ पर यूज़ हुआ है और किसके घर में डेथ हुई है। चलिए अब समय का क्योंकि अभाव है, एक दूसरा जो बहुत ही महत्वपूर्ण आज का जो टॉपिक है वो है ड्रग एडिक्शन। तो ड्रग एडिक्शन के बारे में बहुत ज़्यादा अभियान शुरू हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा ये सब चीज़ें। तो मैं चाहूँगा संक्षिप्त में जो ये ड्रग एब्यूज़ करते हैं, एडिक्ट करते हैं, ये वो कौन सा वर्ग है और ये क्यों ड्रग के ये इसमें घेरे में फंसते हैं और उसके बाद ये अपनी जान गंवाते हैं? अनफॉर्चुनेटली हमारे पास जो वर्ग है, जो आपने एज ग्रुप की बात कर रहे हो आप, इसमें बहुत यंग एज से शुरू हो जाते हैं, 13-14 साल से शुरू हो रहे हैं और वो 25-26-27 साल तक मैक्सिमम रहते हैं। अगर 12-13 साल में शुरू हो जाते हैं तो 25-26 साल तक उनका जीना मुश्किल है, अगर इतना लंबा वो ड्रग अब्यूज़ में हैं तो, क्योंकि इसके साथ बाकी कॉम्प्लिकेशंस भी हैं। वो किस तरह के ड्रग्स ले रहे हैं, मेंटल कंडीशन भी ख़राब होगी, फिज़िकल कंडीशन भी ख़राब होगी और बहुत सारी बीमारियाँ भी अट्रैक्ट करेंगे। ये जैसे चिट्टा का आप ले लीजिए, चिट्टा में जो है एक तो क्रूड है, कोई उसका क्वालिटी का कोई पता नहीं है, उसमें क्या मिक्सिंग है,
क्या उसमें मिलाया गया है, कौन से सब्सटेंसेस हैं, कौन सी दवाइयाँ उसमें मिलाई गई हैं। अभी रिसेंटली एक हमने देखा है कि जिसमें स्ट्रिक्नीन एडेड था। स्ट्रिक्नीन ये एक कुचिला करके एक वो होता है जो जिसको पहले शिकार करते हुए इसमें तीर के आगे लगाया जाता था, या म्यूनिसिपैलिटी वाले पेटा के आने से पहले कुत्तों को मारने के लिए किया करते थे। वो स्ट्रिक्नीन है, उसमें उससे बहुत होता है। तो ये भी देखा गया उसमें। और इसका अब तो हिमाचल में बहुत ज़्यादा प्रचलन हो गया। आपके अगर एक साल की अगर आंकड़ों की बात करें तो कितने आपने जो आपके फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में इस शिकार से अपनी ज़िंदगी गंवा दी? तकरीबन 30 लोग पिछले एक साल में ओवरडोज करके मरे। और किस आयु और किस एज? हम ये सारे के सारे 30 साल से कम हैं और 15 साल से ऊपर हैं। तो इसमें समाज और जो परिवार है उनकी सपोर्ट, कई बार क्या ये नशा आदमी कर ले तो कई बार लगता है एक बार शुरू हो जाए तो फिर ये छूटता नहीं। पहली बात तो ये बहुत सारी जगह पर ऐसे लोगों से शुरू होता है जहाँ पर बच्चों के ऊपर विजिल कम है, उनके ऊपर निगरानी कम है, पैसा ज़्यादा है, वो बच्चे कहाँ पैसे का उसका यूज़ कर रहे हैं उसका पता नहीं है। और दूसरा है कि ये अभी लेटेस्ट ये पता चल रहा है कि आप जो एक चिट्टा ले रहा है वो अगले उसके अपना जो सगा दोस्त है वो उसको भी चिट्टे में फंसाने की कोशिश करेगा, क्योंकि जो डीलर है वो उसको ये कहता है कि अगर आप 4 आदमी और लेकर आएंगे तो मैं आपको 1 महीने का चिट्टा फ्री में दे दूंगा। और जबकि इतने सारे आपने इसमें बताया कि इसमें मिलावट है जो कि और भी ज़्यादा घातक और शरीर के लिए। तो पारिवारिक सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ भी, और एक विजिलेंट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में जो पैसे का, जिस तरह से हम कई बार एक आजकल बच्चा है हम खुले तौर पे पैसा देते हैं, हम ये नहीं भांप पाते कि बच्चा शायद नशे की गिरफ्त में फंस गया है। नहीं, अगर मोटे तौर पे कोई चिट्टे का नशा करता है तो उसके लक्षणों का कुछ आप बता पाएंगे? बहुत ज़्यादा सो रहा है अपनी नॉर्मल रूटीन से, या बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो रहा है, या बिल्कुल कोई बातें जो हैं उसकी वो अजीब तरह की हैं जो कि रियलिटी से के आसपास नहीं है। ये 2-3 चीज़ें हैं। और आप उसके नहाते हुए या कपड़े खोलते हुए उसको देख सकते हैं। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो अपने इंजेक्शन मार्क्स को टैटू के थ्रू बंद करना चाहते हैं। ड्रग इंजेक्शन जो यूज़ करते हैं, उसके साथ ये हेपेटाइटिस, HIV, एड्स जैसी इस तरह की भी कई। ऐसा है कि एक पर्टिकुलर, मैं किसी जगह का नाम नहीं लेना चाहूँगा, एक पर्टिकुलर जगह है यहाँ पे शिमला में ही जहाँ के अप्रॉक्सीमेटली 30 या 35% बच्चे जो हैं हेपेटाइटिस C का शिकार हैं, और वो इसी वजह से हैं। तो इसमें अभिभावकों का भी जिम्मेवारी बनती है, बिल्कुल, टीचर्स की भी जिम्मेवारी बनती है कि उन पे एक विजिल रहें और पॉजिटिव। एक लास्ट प्रश्न आपसे और लेना चाहूँगा, जिस तरह से डिप्रेशन के कई मरीज होते हैं और डिप्रेशन की वो दवाइयों का सेवन करते हैं, तो इस तरह की भी पॉइजनिंग हॉस्पिटल में देखी गई है, और वो ड्रग ओवरडोज करके आते हैं। तो उस परिस्थिति में क्या डिप्रेशन का व्यक्ति खुद अपनी दवा खुद सेवन कर सकता है? नहीं, उसको नहीं करना चाहिए। कोई भी जो उसका नियरेस्ट केयर टेकर है, वो चाहे भाई हो, बहन हो, माता हो, पिता हो, या दादा हो, दादी हो, वो अगर कोई ऐसा बीमारी की ले रहा है, उसके पास एक गोली से ज़्यादा जो उस वक़्त खानी है उससे ज़्यादा उसको उसके पास होनी ही नहीं चाहिए। वो उसको कोई केयर टेकर जो है वो उसको आके दे, अपने सामने उसको खिलाए, बाकी उसका एक्सेस उन दवाइयों के लिए हो ही नहीं। इसको एक डॉक्टर साहब इसको ऑटोमेटिज्म बोलते हैं। कई बारी क्या आदमी क्या कहता है, एक गोली खाएगा, फिर उसको लगेगा, उसको वो थोड़ा सा नींद के झोंके में जाएगा, फिर उसको ये भूल जाएगा कि मैंने पहले शायद गोली ली है कि नहीं ली, फिर एक और ले लेगा, फिर एक तीसरी ले लेगा, फिर चौथी ले लेगा। तो इस तरह से वो ऑटोमेटिज्म करके वो बोला जाता है। तो इसको बंद करने के लिए ये बिल्कुल सुपरवाइज्ड होना चाहिए। देखिए, भारत का निर्माण, अपने देश, अपने प्रदेश का निर्माण के लिए ये जो हमारा यूथ है बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है। अगर ये स्वस्थ रहेंगे तभी हमारा देश आगे प्रगति करेगा, और उसके लिए हम सब की दायित्व, हम सब की जिम्मेवारी, खास तौर पे जो लोग इन चीज़ों में संलिप्त हो जाते हैं, कई बार कई मजाक के तौर पे भी इसे ले लेते हैं और आजीवन भर वो इसका शिकार बन जाते हैं, तो उन्हें भी सोचना चाहिए, जो हमारी यूथ अभी आगे आने वाली, कि ऐसी जगहों से बचें। अपने आप को किसी मनोरंजन में, किसी एक्सरसाइज में, अपने जो और आजकल जिस तरह से पहले कई गेम्स, आउटडोर गेम्स होती थी, आजकल वो भी ख़त्म हो चुकी हैं। आजकल जो हमारे पास जेब में हमारा बॉम्ब है, ये मोबाइल के रूप में, ये भी बहुत ज़्यादा नेक्सस बना रहा है। तो आपको अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी सेहत को, अपनी परिवार को बचाने के लिए आपको खुद भी रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा। साथ में नशे का कोई भी एंड नहीं है, नशे का एंड सिर्फ मृत्यु और मौत है। तो डॉक्टर पीयूष कपिला जी, आज आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों से साझा कर उन्हें लाभान्वित किया। मैं तमाम दर्शकों की ओर से आपका धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद। तो दर्शकों,
उम्मीद करते हैं डॉक्टर पीयूष कपिला जी की दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे, आपको समझ आई होगी। अगली बार हम फिर मुलाकात करेंगे एक नई समस्या और एक नए विशेषज्ञ के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।